अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मोहम्मद फरीद अबू हदीद की तहरीर के मुताबिक जब फौज का आखिरी दस्ता भी चला गया तो सुल्तान अयूबी भी रवाना होने लगे। उनके बेटे के अतालिक ने अरबी का एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा यूं है: आज नजद के फूल अरार की खुशबू से लुत्फ उठा लो, शाम के बाद ये फूल नहीं मिला करता। ये मिस्री वक़ाए निगार लिखता है कि उस वक्त तक सुल्तान अयूबी का मिजाज हशाश बशाश था, मगर ये शेर सुनकर उन पर उदासी तारी हो गई। उन्होंने बवक्त रुखसत इस शेर को बदशुगुनी समझा। वो फौज के पीछे रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने अपने सालारों से कहा, इस बुजुर्ग से मुझे तवक्को थी कि अलविदाई के वक्त दुआ देंगे। उन्होंने ऐसा शेर सुना दिया है जिसने मेरे दिल पर बोझ डाल दिया है। और हुआ भी यही कि इस रवानगी के बाद सुल्तान अयूबी मिस्र आ ही न सके। उनकी बाकी उम्र सरजमीन अरब पर जंगो जदल में ही गुजर गई। मिस्र वालों को अरार का ये फूल फिर कभी नजर न आया। मिस्र से सुल्तान की रवानगी मई 1182 ईस्वी में हुई थी। सहरा का वो खित्ता बड़ा ही होलनाक था जहां सलीबी जासूसों और तकरीब का काफिला दाखिल हो गया था। इसहाक तुर्क उनका कैदी था, लेकिन अब उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। 2 दिन और 2 रातें उसके हाथ खाने के वक्त के सिवा हर वक्त बंधे रहते थे। उसने इस पार्टी के सरबराह से कहा था कि वो भाग नहीं सकता। भाग कर कहां जाएगा? पाप्यादा तो वो कहीं नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल से 2 कोस चलेगा और सहरा उसे इसी तरह बेहोश करके खत्म कर देगा जिस तरह वो बेहोश होकर पकड़ा गया था। सरबराह ने अपने साथियों से मशवरा करके हाथ खोल दिए थे और उनसे कहा था कि इस पर नजर रखें। इसहाक तुर्क ने उन पर एतमाद जमा लिया। उसने सुल्तान अयूबी और दूसरे मुसलमान हुक्मरानों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। उसने सलीबी सरबराह को यकीन दिला दिया था कि वो उनका जासूस बन जाएगा, मगर इससे जब ये पूछते थे कि वो क्या राज लेकर जा रहा है तो वो सही जवाब नहीं देता था। 2 सलीबी लड़कियों की रकाबत बदस्तूर चल रही थी। मेरीना अपने सरबराह की मंजूर नजर थी और बारबरा को सरबराह ने इस हद तक धुतकार दिया था कि उसके साथ जो भी बात करता तंज़ीह अंदाज से करता। बारबरा बुझ के रह गई थी। मेरीना इस कोशिश में थी कि वो इसहाक तुर्क के सीने से वो राज निकाल ले जो वो काहिरा लेकर जा रहा था। इस दिलकश लड़की ने रातों को इसहाक के पास बैठकर उसके जज्बात को मुश्तइल करने का हर दाव आजमा लिया, लेकिन इसहाक पत्थर का बुत बना रहा। बारबरा की ख्वाहिश ये थी कि इसहाक मेरीना को कुछ भी ना बताए। पार्टी के सरबराह के बाद का रुतबा मार्टिन नाम के एक आदमी का था। ये आदमी बारबरा को चाहता था, मगर बारबरा उसे बुरी तरह धुतकार दिया करती थी। वो इस लड़की को धमकियां भी दे चुका था कि उसने काहिरा में जो गलतियां की हैं उनकी सजा दिलाएगा। यही धमकी उसे अभी दे चुका था। वो मायूस तो थी ही, अब खौफजदा भी रहने लगी। बारबरा का खून उस वक्त खोलता था जब मेरीना उसके साथ तंजिया बात करती थी। एक रोज उसने कहा, बारबरा तुम इस काम के काबिल नहीं हो। तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग है ही नहीं। तुम किसी कहबा खाने में नाचने और गाहकों का दिल परचाने वाली औरत हो। मेरा कमाल देखो, सहरा में भी एक मुसलमान जासूस है। ये मेरा शिकार है, तुम इसके करीब न जाना। बैरूत में इसका मुझे इनाम मिलेगा। बारबरा जल उठी। उस रात उसका दिमाग जैसे जवाब दे गया। मार्टिन तो उसके पीछे पड़ा ही रहता था। उस रात वो खुद मार्टिन के पास गई और उसे कहा कि वो मेरीना से इंतकाम लेना चाहती है। उसने इस खौफ का इजहार भी किया कि बैरूत से उसे सजा मिलेगी, क्योंकि काहिरा में उससे अपनी जमीन दोज सरगर्मियों में कोताही हुई थी। वो अपने आप को और तन्हा महसूस करने लगी थी। वो मार्टिन से हमदर्दी, मदद और पनाह मांग रही थी। मार्टिन तो उसका शेदाई था। उसने बारबरा से मदद का मुआवजा ये मांगा कि उसी की हो जाए। बारबरा कौन सी शरीफ लड़की थी, वो मान गई। गुनाहों की तरबियत याफ्ता लड़की के लिए यह मुआवजा जो मार्टिन ने मांगा था कोई ज्यादा नहीं था। मार्टिन ने फौरन एक तरकीब सोच ली और बारबरा को बता दी। उस पर अमल दरामद के लिए अगली रात मुकर्रर की गई। अगली रात जहां कयाम किया गया वो सहरा का बड़ा ही होलनाक खित्ता था। दूर दूर तक अजीबो गरीब शक्लों के टीले थे। बाज सतूनों और मीनारों जैसे थे, बाज टेढ़ी टेढ़ी दीवारों की तरह और कुछ जानवरों की शक्लों के थे। ये टीले बिखरे हुए थे। पानी और सब्जे का वहां नामो निशान न था। रात को ये टीले यूं नजर आते थे जैसे सुतून खड़े हों। इस खित्ते में काफिला शाम का अंधेरा फैल जाने के बाद रुक गया। मार्टिन ने अंधेरे से यह फायदा उठाया कि अपना घोड़ा अपने खेमे के साथ बांधा और जीन उतारकर उसके करीब रख दी। इसहाक के लिए अलग खेमा था जो मार्टिन ने अपने करीब नस्ब कराया था। इसहाक के मुतालिक अब सरबरा भी होशियार हो गया था। रात घोड़ों और ऊंटों के इर्द गिर्द मुहाफिज होते थे। ऐसा इम्कान नहीं था कि इसहाक घोड़ा ले जाएगा। किसी को पता चले बगैर जीन कस लेगा और भाग निकलेगा।
काफिले वाले थके हुए थे, सब सो गए। मार्टिन भी सो गया। आधी रात को किसी के आहिस्ता आहिस्ता हिलाने पर वो जाग उठा और सरगोशी सुनाई दी। उठो, पास वाले सब सो गए। इसहाक तुर्क भी सो गया। आधी रात को किसी के आहिस्ता आहिस्ता हिलाने पर वो जाग उठा और सरगोशी सुनाई दी। उठो, बाहर वाले खेमे के पास घोड़ा खड़ा है, जीन पास पड़ी है, देर न करो, भागो। कौन हो तुम? बारबरा, लड़की ने जवाब दिया। मुझसे ये ना पूछना कि मुझे तुमसे क्या हमदर्दी हो सकती है। ये मैं ही थी जिसने तुम्हें बताया था कि हम सब सलीबी जासूस हैं और तुम्हें गलत बताया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं। वक्त ज़ाया ना करो, वो सब सोए हुए हैं। जल्दी उठो, घोड़े वाले खेमे से बाएं तरफ हो जाना, आगे रास्ता साफ है। मैं अपने खेमे में जाती हूँ। बारबरा अपने खेमे में चली गई। वहां कमान पड़ी थी। उसने कमान और तीरों की तरकश उठाई और खेमे से बाहर निकलकर उस रास्ते के करीब बैठ गई जो उसने इसहाक को फरार के लिए बताया था। इसहाक ने बड़ी तेजी से घोड़े पर जीन डालकर कस ली। घोड़ा खोला और दबे पांव चल पड़ा। रेत पर घोड़े के कदमों की आहट नहीं थी। सब सोए हुए थे। खेमे से जरा दूर जाकर वो घोड़े पर सवार हुआ। कुछ और आगे जाकर उसने एड़ लगाई। सहरा की खामोश और खुनक रात में कमान की पिंग सुनाई दी और एक तीर इसहाक की पीठ में उतर गया। फौरन बाद दूसरा तीर आया और ये भी उसकी पीठ में लगा। उसके साथ एक लड़की का शोर सुनाई दिया, भाग गया, भाग गया, उठो, जागो। सब जाग उठे। मशालें जलाई गईं। बारबरा शोर बपा किए हुए थी कि कैदी भाग गया है। उसके हाथ में कमान थी। बहुत जल्दी घोड़े दौड़ा दिए गए। उन्हें ज्यादा दूर न जाना पड़ा। इसहाक को 2 तीरों ने घोड़े से गिरा दिया था और घोड़ा कुछ दूर खड़ा था। तीर करीब से चलाए गए थे, इसलिए जिस्म में गहरे उतर गए थे। इसहाक अभी होश में था। उसे उठाकर ले आए। सरबरा ने उससे पूछा कि उसे भागने में किसने मदद दी थी। उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने घोड़ा और जीन देखी, सब सो गए थे, मैं भाग उठा। उसके फौरन बाद वो गशी में चला गया और गशी में ही शहीद हो गया। मैंने उसे घोड़े पर सवार होते और भागते देखा था, बारबरा ने कहा। इत्तेफाक से कमान और तरकिश मेरे खेमे में थी। मैंने उठाई और उसके पीछे दौड़ी। यके बाद दीगरे 2 तीर चलाए, दोनों उसे लग गए, वरना यह निकल गया था। आज ही ये इत्तेफाक क्यों हुआ कि कमान और तरकिश तुम्हारे खेमे में थी? मैरीना ने बारबरा से पूछा। और मार्टिन, ये घोड़ा तुम्हारा था, सरबरा ने कहा। ये कहां था और जीन कहां थी? ये घोड़ा कैदी के खेमे के करीब बंधा था, एक मुहाफिज ने कहा। तुम मेरे इस कारनामे पर मिट्टी डालना चाहते हो? बारबरा ने गुस्से से कहा। यह कोई अहम राज काहिरा लेकर जा रहा था। मैंने उसे सिर्फ भागने से नहीं रोका, बल्कि एक राज काहिरा पहुंचने से रोका है। यह दरअसल मार्टिन का तैयार किया हुआ ड्रामा था कि इसहाक को भागने की सहूलत हो और बारबरा घात में बैठकर उसकी तरफ तीर चलाए ताकि यह कारनामा बारबरा के खाते में लिखा जाए। मगर उनका सरबरा तजर्बाकार जासूस और सोरागरासा था। उसने मार्टिन और बारबरा को गहरी नजरों से देखा और कहा, मार्टिन, मैं इस पेशे में तुमसे बहुत अरसा पहले आया था। बैरूत पहुंचने तक तुम और बारबरा कोई बेहतर जवाब सोच लो। ये उन लोगों की जाती रकाबत और दोस्ती दुश्मनी की सियासत थी जिसका शिकार सुल्तान अयूबी का एक बड़ा ही कीमती जासूस हो गया। सुल्तान अयूबी की पेशकदमी बहुत तेज थी। उनकी फौज आधी से ज्यादा मुसाफत तय करके उस इलाके में पहुंच चुकी थी जिस पर सलीबियों का साया पड़ा हुआ था। उस जगह तक फौजियों का हुलिया एक जैसा था। गर्द की तहों में किसी का चेहरा पहचाना नहीं जाता था। मई का महीना था जब सहरा लोहे की तरह तप रहा था। सब ने मुंह सर कपड़ों में लपेट रखे थे। कोई भी इजाजत के बगैर पानी नहीं पी सकता था। दस्ते तरतीब में नहीं रहे थे। घोड़ों और ऊंटों के सवारों ने प्यादों को बारी बारी घोड़ों और ऊंटों पर सवार कराना शुरू कर दिया। फजा जल रही थी और एक गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी चंद सिपाही मिलकर कोई तराना गाते थे और फौज जुनून और वज्द की कैफियत में चली जा रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फौज के दरमियान जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को भी पानी पीने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने घोड़े से जरा ऊपर उठकर देखा और घोड़े का रुख बदलकर एड़ लगा दी। उनकी बालाई कमान के सालार और दीगर अमला जिसमें तेज रफ्तार कासिद से उनके पीछे गए। आगे वही इलाका था जहां इसहाक तुर्क शहीद हुआ था। डरावनी शक्ल के टीले थे। सुल्तान अयूबी ने इन टीलों के दरमियान जाकर घोड़ा रोक लिया और छापामार दस्तों के कमांडर सारिम से कहा, सारिम दोस्त, यहां से तुम्हारा काम शुरू होता है। अपने दस्तों को फैला दो। हर जैश दूसरे से दूर रहे। आगे जाने वाले जैश फौरन चले जाएं और बाकी फौज इसी तरह चलती रहे। सारिम मिस्री के जाने के बाद सुल्तान अयूबी ने दूसरों से कहा, कुछ भी हो जाए फौज पेशकदमी जारी रखे। हम दुश्मन के इलाके में आ गए हैं। अहकाम और हिदायत देकर सुल्तान अयूबी ने घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाया।
उन्हें एक तरफ जमीन के ऐसे आसार नजर आए जैसे यहां कोई मुसाफिर रुके हों। वहीं एक लाश पड़ी नजर आई जो रेत में दबी हुई थी लेकिन नजर आती थी। सुल्तान रुक गए। लाश खाई हुई थी, हड्डियां नजर आ रही थीं। एक आदमी ने इस ढांचे को सीधा किया। पीठ पर 2 तीर लगे हुए थे। चेहरे का गोश्त सूख गया था। जाने दो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। किसी काफिले का मकतूल मालूम होता है। सहरा में आकर इंसान पागल हो जाते हैं। सुल्तान अय्यूबी को मालूम नहीं था कि वो उनका अपना काबिल एतमाद जासूस इसहाक तुर्क था जो उन्हें यह बताने आ रहा था कि बैरूत ना जाना। सलीबियों ने वहां अपनी फौज को जिस तरह फैला रखा था उसका नक्शा उसने जहन में महफूज कर लिया था। इसहाक की हड्डियों का पिंजर उसे कुछ भी न बता सका। छापामार जैश इस तरह फैल गए थे कि पेशकदमी करती हुई फौज के पहलुओं में 2-3 मील दूर तक चले गए। चंद एक जैश हरावल से भी आगे निकल गए और अकब में भी चले गए थे। उनकी जंग बैरूत से दूर ही शुरू हो गई। इस डरावने इलाके से आगे निकल गए तो रात आ गई। फौज चलती रही। आधी रात के करीब पड़ाव का हुक्म मिला। फौज रुक गई लेकिन छापामार मुतहर्रिक और सरगर्म रहे। उनके लिए ये अहकाम थे कि कोई मशकूक आदमी नजर आए और वो भागने की कोशिश करे तो उसे हलाक कर दो। कोई काफिला देखो तो उसे भी रोक लो और फौज बहुत दूर आगे निकल जाए तो उसे चलने की इजाजत दो। फौज चलती रही, रुकती रही। सूरज तुलू होता, मुजाहिदों के इस काफिले को झुलसाता और गुरूब होता रहा और सुल्तान को पहली इत्तला मिली कि सलीबियों की सरहद की एक चौकी पर अपने छापामारों ने शबखून मारकर सबको खत्म कर दिया है। रेगजार खत्म होता जा रहा था। दरख्त भी नजर आने लगे थे और कहीं कहीं सब्जा भी दिखाई देता था। छोटे छोटे गांव भी नजर आने लगे थे। बैरूत में बेल्डविन अपने मुख्तलिफ फौजी शोबों से रिपोर्टें ले रहा था। उसके पास अभी वही इत्तला थी कि सुल्तान अय्यूबी बैरूत का मुहासरा करेंगे। उसने इसका इंतजाम तो कर लिया था लेकिन उसे इससे आगे कोई इत्तला नहीं मिल रही थी कि सुल्तान अय्यूबी ने काहिरा से कूच किया है या नहीं। इस दौरान जासूसों का यह काफिला भी बैरूत पहुंच गया था जिसने इसहाक तुर्क को पकड़ा और मारा था। यह काफिला भी बेल्डविन को कोई खबर न दे सका। बेल्डविन ने देखभाल के लिए 20-25 घुड़सवारों का एक जैश आगे भेजा था। वो भी वापस न आया। वो वापस आ भी नहीं सकता था। घुड़सवारों का जैश बहुत दूर निकल गया था। उसे दूर से गर्द उठती नजर आई जो किसी काफिले की नहीं हो सकती थी। जमीन से उठते हुए गर्द के ये बादल फौज के ही उड़ाए हुए हो सकते थे। घुड़सवार टीलों के अंदर चले गए। उनका कमांडर एक टीले पर चढ़ा और देखने लगा। कहीं से एक तीर आया जो उसकी गर्दन के आर पार हो गया। दूसरे सवार नीचे थे। अचानक उन पर तीर बरसने लगे। उनमें से चंद एक ने भागने की कोशिश की लेकिन सारिम मिस्री के छापामारों ने किसी को जिंदा न जाने दिया। उनके हथियार और घोड़े कब्जे में ले लिए गए। कोई खबर न मिलने के बावजूद बेल्डविन और उसके जर्नैल मुतमईन थे। उन्होंने बैरूत को मुहासरे से बचाने के लिए निहायत कारगर इंतजामात कर रखे थे। वो इसलिए भी मुतमईन थे कि सुल्तान अय्यूबी अभी काहिरा से रवाना नहीं हुए और जंग अभी बहुत दूर है, लेकिन जंग शुरू हो चुकी थी। जूं जूं सुल्तान अय्यूबी आगे बढ़ते रहे, छापामारों के हमलों और सरगर्मियों की इत्तलाएं ज्यादा आने लगी थीं। अब तो ये इत्तलाएं भी आने लगती थीं कि इतने मील दूर दुश्मन के एक दस्ते के साथ झड़प में इतने छापामार शहीद और इतने जख्मी हो गए हैं। सुल्तान अय्यूबी ऐसी हर इत्तला पर एक ही जवाब देते, शहीदों को कहीं दफन कर दो, जख्मियों को पीछे भेज दो। यह सुल्तान अय्यूबी की जंगी अहलियत का कमाल था कि वो अपनी फौज को ऐसे इलाके से सही और सालम ले जा रहे थे जहां जगह जगह दुश्मन मौजूद था। उनकी थोड़ी थोड़ी नफरी के छापामार जैश शबखून मारते, दुश्मन की जमीयत को बखेरते और बेकार करते जा रहे थे। बाज शबखून बड़े पैमाने की लड़ाई की सूरत इख्तियार कर जाते थे, लेकिन छापामार जमकर नहीं लड़ते थे। वो भागते दौड़ते, वार करते और दुश्मन की बड़े से बड़ी जमीयत को बखेर देते थे। ये झड़पें और खून खराबा सुल्तान अय्यूबी की फौज से दूर दूर होता था। सिकंदरिया में हसामुद्दीन का बहरी बेड़ा तैयार था। जहाजों में जाने वाली फौज भी तैयार थी। हसामुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी की मुसाफत और रफ्तार का हिसाब अंदाजे से रखा हुआ था। एक रोज उसने फौज को जहाजों में सवार होने का हुक्म दिया और रात के वक्त जहाजों के लंगर उठाकर बादबान खोल दिए। जहाज समुद्र के सीने पर सरकने लगे। खुले समुद्र में जाकर हसामुद्दीन ने जहाजों को दूर दूर फैला दिया। वो माहिर अमीरुल बहर था। उसके जहाजों में जो फौज जा रही थी उसके सालार और नायब सालार सुल्तान अय्यूबी के तरबियत याफ्ता थे। वो अंधाधुंध नहीं जा रहे थे। उन्होंने देखभाल के लिए तरबियत याफ्ता फौजी माहीगीरों के बहरूप में छोटी छोटी बादबानी कश्तियों में आगे भेज दिए थे। दोनों रातों की मुसाफत तय हो चुकी थी। उफक पर बैरूत उभरने लगा था मगर कोई कश्ती वापस नहीं आई थी। हसामुद्दीन ने जहाज रोक दिए और देखभाल के लिए एक और कश्ती उतार दी।
रात को उनके रुके हुए जहाज के करीब समंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, रस्सा फेंको, रस्सा फेंको। रस्सा फेंका गया। एक बहरी सिपाही ऊपर आया जो अधमुआ हो चुका था। वो उस कश्ती में था जो समंदर में उतारी गई थी। उसने बताया कि उसकी कश्ती को सलीबियों की एक कश्ती ने रोक लिया था। उसमें फौजी थे। हसामुद्दीन के आदमियों ने कश्ती निकालने की कोशिश की। तीरों का तबादला हुआ। यह आदमी समंदर में कूद गया। उसके साथी पकड़े गए या मारे गए और आदमी ये खबर लेकर आ गया कि आगे दुश्मन बेदार है। इससे यह समझ लिया गया कि देखभाल के लिए पहले जो आदमी भेजे गए थे वो भी पकड़े गए हैं और इम्कान यही नजर आता है कि उन आदमियों से दुश्मन को बहरी बेड़े की आमद का इल्म हो गया है। बहरी बेड़ा बैरूत से इतनी दूर था कि सूरज गुरूब होते ही बादबान खोले जाते तो जहाज आधी रात को बैरूत के साहिल से जा लगते। मगर खतरा यह था कि साहिल पर सलीबियों ने आतिशी गोले फेंकने के लिए मंजनीकें लगा दी होंगी, जिनसे जहाजों को बचाना महाल हो जाएगा। मगर इन खतरों से डरकर पीछे रहना भी मुनासिब नहीं था। सुल्तान अयूबी को समंदर की तरफ से मदद की शदीद जरूरत होगी। इसी इसना में एक कश्ती नजर आई। ये अपने बहरी बेड़े की थी। उसके बहरी सिपाही 2 सलीबियों को समंदर से पकड़कर लाए थे। ये उसी कश्ती में थे जिसने हसामुद्दीन के बेड़े की कश्ती पर हमला किया था। ये भी समंदर में कूद गए थे और तैरते तैरते इधर उधर निकल आए थे। उन्हें हाथ पांव बांधकर समंदर में जिंदा फेंक देने की धमकी दी गई तो उन्होंने बताया कि साहिल पर बाल्डविन की फौज घात में है और जहाजों को आग लगाने के लिए मंजनीकें तैयार हैं। इन सिपाहियों से मजीद पूछगछ की गई तो मालूम हुआ कि बैरूत की फौज अंदर कम और शहर से दूर दूर ज्यादा है। ये खबर बड़ी खौफनाक थी। अमीरुल बहर हसामुद्दीन और सालारों ने बाहम गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि फिरंगियों को हमारी आमद का पता चल चुका है। ये मालूम नहीं था कि सुल्तान अयूबी को इल्म है या नहीं। फैसला हुआ कि सुल्तान को खबर कर दी जाए। उस वक्त उसे बैरूत के करीब होना चाहिए था। इस फैसले के तहत उसी वक्त एक कश्ती उतार दी गई जिसमें 2 घोड़े और कासिद थे। उन्हें बताया गया कि वो साहिल पर किस जगह उतरें और वहां से किस समत जाएं। उन्हें बताया गया कि वो सुल्तान अयूबी को क्या खबर देंगे। ये बादबानी कश्ती थी। हवा का रुख मवाफिक था। बैरूत से दूर जनूब की तरफ साहिल से जा लगी। वहां चट्टानें थीं। कासिदों ने घोड़े उतारे, उन पर सवार हुए और हवा हो गए। कश्ती वहीं चट्टानों में छुपा दी गई। कासिद रात को पहुंचे मगर सुल्तान अयूबी फरंगियों के फंदे में आ चुके थे। उन्होंने बैरूत को मुहासरे में ले लिया था। खुश्की की तमाम अतराफ उन्होंने फौज को फैला दिया था। सुल्तान अयूबी ने अपने एक महफूजा के दस्ते को जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल किया मगर फिरंगियों ने जमकर मुकाबला किया। अगले रोज मुहासरे के एक और हिस्से पर ऐसा हमला हुआ। सुल्तान अयूबी ने इसके खिलाफ भी महफूजा को भेजा। तब सुल्तान ने महसूस किया कि वो महफूजा को इस्तेमाल किए बगैर जंग जीत लिया करते थे मगर यहाँ उनके महफूजा की आधी कुव्वत इब्तदाई में लड़ाई में झोंकी गई थी। वो मुहासरे को कमजोर नहीं करना चाहते थे। उन्हें कुछ शक होने लगा। उनका देखभाल यानी रेकी और छापा मारों का इंतजाम निहायत अच्छा था। उन्हें इत्तलाएं मिलने लगीं कि अक़ब में हर तरफ दुश्मन मौजूद है। एक छापा मार जैश में से सिर्फ एक सिपाही खून में डूबा हुआ बचकर आया। वो सिर्फ ये बताकर शहीद हो गया कि उसका पूरा जैश फरंगियों के पूरे दस्ते के घेरे में आ गया था। कोई भी जिंदा नहीं रहा और ये कि हमारा मुहासरा फिरंगियों की बहुत बड़ी फौज के मुहासरे में है। उसके फौरन बाद समंदरी कासिद पहुंच गए। उन्होंने समंदर की खबर सुनाई और हसामुद्दीन के लिए हुक्म मांगा। सलीबियों को मैंने इस तरह तैयारी की हालत में पहले कभी नहीं देखा था। सुल्तान अयूबी ने अपनी हाई कमान के सालारों वगैरह से कहा, साफ पता चल रहा है कि उन्हें कबल अज वक्त पता चल गया है कि हम बैरूत के मुहासरे के लिए आ रहे हैं। हम खुद मुहासरे में आ गए हैं। अपने मुस्तकर से इतनी दूर आकर मैं हारी हुई जंग नहीं लड़ सकता। उन्होंने हसामुद्दीन के कासिदों से कहा, हसामुद्दीन से कहो कि बेड़ा वापस ले जाए और उसमें जो फौज है वो सिकंदरिया उतरकर दमिश्क रवाना हो जाए। कासिद चले गए तो सुल्तान अयूबी ने मूसल की तरफ पसपाई की हिदायत देनी शुरू कर दी। लेकिन पसपाई आसान नहीं थी। इसके लिए भी छापामारों को इस्तेमाल किया गया। रातों को दस्ते आहिस्ता आहिस्ता समेटे और निकाले गए। कुछ झड़पें हुई लेकिन छापामारों और अक़बी दस्ते यानी रियर गार्ड ने जान और खून की कुर्बानी देकर फौज को वहां से निकाल लिया। फिरंगियों ने ताक़ुब न किया। मूसल के रास्ते में सुल्तान अयूबी को मूसल से आया हुआ एक जासूस मिला जिसने उन्हें इसहाक तुर्क की रवानगी और मूसल के वाली इज़्ज़ुद्दीन के अज़ाइम से मुताल्लिक पूरी इत्तला दी। सुल्तान गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने हुक्म दिया कि मूसल को मुहासरे में ले लिया जाए। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में लिखा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बरोज जुमेरात रजब 578 हिजरी बमुताबिक 10 नवंबर 1182 ईस्वी मूसल के करीब पहुंचे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।